Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. एज यू नो क्लास 8 की हिस्ट्री हम सब कवर कर रहे हैं जिसमें हमने 6 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लिया था और 7 चैप्टर हमने हाफ कवर कर लिया था जिसमें हमने जाना था कि अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें भारत पर अच्छे से शासन करना है, भारत को लंबे टाइम तक अपना गुलाम बनाए रखना है, तो भारत को समझना पड़ेगा, भारत के लोगों की संस्कृति को समझना पड़ेगा, यहाँ की परंपराओं को समझना पड़ेगा, विधि विधानों को समझना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे अंग्रेज आगे आए, ठीक है। बहुत सारे अंग्रेजों ने भारतीयों की किताबों को पढ़ना शुरू किया, प्राचीन भारतीय किताबों को पढ़ना शुरू किया जिसके अंदर उन्होंने विज्ञान, संस्कृत, काव्य, ठीक है, और ये सब चीज़ों को कवर किया। उन्होंने जाना कि जो भारतीय इतिहास है, भारत की प्राचीन जो किताबें हैं वो काफ़ी ठीक है, उन्हें ही हमें वापस से लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग अपनी संस्कृति से भी अवगत हो पाए, ठीक है। उन लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। अगर हम उन लोगों को उन्हीं के कल्चर से मिलाते हैं, अगर हम उन लोगों को उनके कल्चर के बारे में बताते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा जुड़ पाएंगे, ठीक है, हमें लोग समझेंगे। लेकिन ये सब करते हुए कुछ लोग अंग्रेज ऐसे थे जो कह रहे थे कि जो पूर्व का यानी कि एशिया का जो भी साहित्य है वो सारा त्रुटियों से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों को सभ्य बनाना है तो हम अपना यूरोपीय जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। कोई हमें यहाँ के भारतीय ही साहित्यों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर हम इंडियंस को यूरोप के बारे में बताते हैं, यूरोप की संस्कृति के बारे में बताते हैं, उनको हमारे जैसा बनाते हैं तो क्या होगा, इससे हमें ही फायदा है। क्यों? ताकि लोग क्या करेंगे, अगर हमारे जैसे बनेंगे तो लोग हमारे व्यापार में हेल्प करेंगे, ठीक है, उनका इंटरेस्ट बनेगा हमारी जैसी चीज़ें यूज़ करने में, तो जिससे क्या होगा, यूरोप का व्यापार काफ़ी आगे चलेगा। तो वो अपना ही हित चाहते थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी आलोचना भी की प्राच्यविदों की कि आप ये गलत राय दे रहे हो आप, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो आप ऐसे कीजिए कि प्राचीन जो भारतीय कवि किताबें जो हैं उनको पढ़ाने की बजाय यूरोपीय किताबों को पढ़ाइए, यूरोपीय शिक्षा नीति को पढ़ाइए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो उन्होंने लेटर लिख के बताया कि यहाँ पर यूरोप की शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए भारत के अंदर। तो उस शिक्षा नीति के तहत जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका क्या हुआ, आज हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। किन लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की, किन्होंने समर्थन किया, हम इन सब चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इफ़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अगर गलती हो जाती है वीडियो के अंदर तो आप आपसे सॉरी मैं करती हूँ, ठीक है, सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है, गलतियाँ करना मानव का स्वभाव है। फिर भी कोशिश करूँगी कि गलतियाँ ना हो। स्टार्ट करते हैं। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले बच्चे किस तरह से पढ़ते थे, है ना, स्थानीय पाठशालाएं होती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाया करते थे? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट, तो अपने देखते हैं विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। विलियम एडम थे, वो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए थे, ईसाई प्रचारक थे, ठीक है। उनको अंग्रेजों ने बोला कि आप बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा कीजिए, यहाँ की जो स्थानीय जो पाठशालाएं हैं उसकी शिक्षा प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट लिख दीजिए, विलियम एडम को कहा। तो विलियम एडम जो थे उनको लगा कि मुझे ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है मैं अच्छे से बनाऊं, अच्छे से इसको कवर करूं, ठीक है, सॉरी, अच्छे से इसको कवर करूं, तो उनकी दिलचस्पी थी। तो एडम ने पाया, जब उन्होंने दौरा किया, उन्होंने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे, जैसे आजकल ट्यूशन्स चलती है ना, है ना, तो छोटी छोटी ट्यूशन होती है जैसे जिसके अंदर 20 बच्चे होते हैं या फिर इससे कम ही होते हैं, तो उसी तरीके का सिस्टम था। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा थी, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, हर पाठशाला में 20 बच्चे हैं। तो फिर भी अगर थोड़ा मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इन पाठशालाओं में पढ़ते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों द्वारा चलाई जाती थी, समुदायों द्वारा चलाई जाती थी,
ठीक है। पाठशालाएं कभी कभी गुरु भी चला लिया करते थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी अलग था। जैसा आज हम शिक्षा का तरीका कहते हैं ना कि हमें आज ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह की पाठशालाएं होनी चाहिए, वैसी पाठशालाएं उस वक्त थी अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक है, भारतीयों द्वारा बनाई गई थी जो, ठीक है। जिस जिस चीज़ों की उम्मीद हम स्कूल से करते हैं उस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं होती थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, सालाना इम्तिहान यानी एग्ज़ाम नहीं होते थे, समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आपको 40 मिनट के पीरियड के अंदर आपको मैथ्स ही पढ़ाना है, ठीक है, 2 मैथ्स के पीरियड लगेंगे, उसके बाद में इंग्लिश का पीरियड लगेगा। तो ये सब चीज़ें थी नहीं। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव के नीचे चलती थी, तो कुछ गांव की किसी दुकान या फिर मंदिर के कोने में या फिर घर गुरु के घर पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उसके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, यानी कि अगर कोई गरीब है तो उससे फीस कम लेंगे और जो अमीर है उससे फीस ज़्यादा ले लेंगे। शिक्षा मौखिक होती थी, लिखने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, लर्न करवाया जाता था, मौखिक होती थी। और क्या पढ़ना है ये बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि इस बच्चे का लेवल क्या है, कितना ये समझ सकता है, क्या ये इस बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ये सब्जेक्ट थोप दिया, जिसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है उसको मैथ थोप दी कि आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है वो इंग्लिश थोप दी कि पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वही सब्जेक्ट करवाए जाते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सब एक साथ में ही बैठते होते थे, ठीक है। और अगर जो छोटा बच्चा है उसके हिसाब से गुरु बात करते थे उनसे, ठीक है। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु जो होते थे वो अलग अलग बात करते थे। आई होप आप वो स्कूल इमेजिन कर पा रहे हो। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी, जो लचीली प्रणाली थी स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल थी, क्योंकि फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद में पाठशाला दोबारा शुरू होती थी। वैसे थोड़ा बहुत ये अपने भी यहाँ पर देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ होती है जब, उस वक्त हम जानते ही हैं कि स्कूल बंद होते हैं, है ना, गर्मियों की छुट्टियों के वक्त, उस वक्त क्लियर है ना, कनक काटते होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो पहले वाला सिस्टम चल ही रहा है। तो जब कटाई हो जाती थी, अनाज निकल जाता था, तो पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट निकलता है कि जो साधारण काश्तकारी थे, जो लोग थे, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई कर पाते थे। लेकिन अब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने नए नियम और दिनचर्या को लागू कर दिया है। समझते हैं इन्होंने क्या चेंजेस लाए। सॉरी। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, उच्च शिक्षा पर, हाई एजुकेशन पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में ज़्यादा दखल नहीं दिया, यानी स्थानीय पाठशालाओं को ज़्यादा छेड़ा नहीं, जैसे चल रही थी वैसे ही चलने दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नए निरीक्षणों के लिए पाठशालाएं व्यवस्थित करना चाहती थी। वो कह रही थी कि हमारे हिसाब से पाठशालाएं लगनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होगी, स्कूलों के अंदर कैसे एग्जाम होंगे, स्कूल कैसे लगेंगे, स्कूल के पीरियड वगैरह सेट, मतलब जैसे आज का सिस्टम है वैसे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता था, क्या कंपनी ने कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। पंडितों का काम क्या था, पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार करना, यानी मैनेजमेंट का काम पंडितों को दे दिया। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि वो समय समय पर अपने स्कूल की रिपोर्ट भेजा करें, कक्षाओं को नियमित सारणी के अनुसार पढ़ाएं, ठीक है। अब अध्यापन पुस्तकों पर आधारित था, पाठ्य पुस्तकों पर। पहले पुस्तकें थी नहीं, है ना। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी और विद्यार्थियों से कहा गया कि वो नियमित रूप से शुल्क दें, ठीक है, ताकि क्या हो, टैक्स वाली बातें, है ना। नियमित रूप से कक्षाएं, तय सीट पर बैठे और अनुशासन से नियमों का पालन करें, है ना, अनुशासन के नियमों का पालन करें। ये सब चीजें आज हम देखते हैं, है ना, ये सारी चीजें आज के स्कूल्स में होती है, प्राइवेट स्कूल में। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, सरकारी अनुदान, ठीक है। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए तैयार नहीं थी, जिन्होंने कहा कि नहीं
हमें ये सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है, तो उनको कहा गया ठीक है आपको कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं स्कूल चलाओगे, पाठशाला नहीं चलाओगे तो आपको हमारी हेल्प नहीं मिलेगी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय कहा कि हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, उनको सारी सरकारी सहायता नहीं मिली, सारी सरकारी सहायता नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो पाठशालाएं सरकारी स्कूलों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ, पहले की व्यवस्था में क्या है, गरीब बच्चे भी पढ़ पा रहे थे, ठीक है, कटाई के वक्त उनको छुट्टी मिल जाती थी तो वो अपने माँ बाप के साथ में हेल्प भी करवा पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया था, अब कटाई के मौसम में भी क्या लगता था, स्कूल लगता था, और अगर बच्चा नहीं आता था तो उसको कहते थे कि अनुशासन ही नहीं, इसका ये पढ़ना ही नहीं चाहता, इसके ढंग ही नहीं है पढ़ने के, ऐसी बातें करने लग जाते थे, ठीक है। फिर उस वक्त क्या होगा, इससे क्या होगा कि मजदूरों के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पाते थे। और ये जो इन्होंने फीस वाला सिस्टम चलाया था, हर कोई फीस अफोर्ड कर नहीं सकता था, इसीलिए तो लचीली प्रणाली व्यवस्था चल रही थी पहले, लेकिन इन्होंने वो बंद कर दी। इससे क्या होगा, जो गरीब बच्चे हैं उन पर काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। सरकारी शिक्षा की कार्यसूची क्या थी, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में सोच नहीं रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक जो थे वो कह रहे थे कि हमारे ये देश में शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि यूरोप में इतना ज़्यादा बदलाव आया, कैसे औद्योगिकरण हुआ, लोग जागृत हुए, मध्य वर्ग कैसे आगे आया, इन सब चीज़ों से भारतीय भी प्रभावित हुए। कुछ भारतीय, उनको लगा कि ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है, तो वो चाहते थे कि उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि आप नए स्कूल बनाइए, नए कॉलेज बनाइए, विश्वविद्यालय खोलिए, शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में अपनी चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अपने इस यहाँ पर देख लेते हैं कि किन लोगों ने उस शिक्षा नीति का विरोध किया। समर्थन तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन किन्होंने विरोध किया वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यानी कि जो यूरोपीय जो शिक्षा है, यूरोपीय शिक्षा अपने आप को महान बनाती है, ठीक है, अपने आप को महान बताती है। अगर ये खुद को महान बताएंगे और यही शिक्षा हमारे भारतीय लेंगे तो इससे भारतीयों के अंदर क्या होगा कि इंडिया की जो भारतीय जो संस्कृति है वो क्या पिछड़ी हुई है, तो इससे क्या होगा, उनके दिमाग में हीनता का बोध आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव स्पष्ट हो गया है। तो मैं इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आज भी हम देख सकते हैं, हमारा पहनावा, ठीक है, हमारा पहनावा, पहले के लोग क्या धोती और लुंगी पहना करते थे, ठीक है, औरतें घाघरा और नॉर्मल कपड़े पहना करती हैं। लेकिन आज हम पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर के अंदर जा चुके हैं, पैंट शर्ट, कोट पैंट, जीन्स, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि पश्चिमी जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करने लगे और फिर कहते हैं कि हमारी ये स्वतंत्रता, कपड़े पहना बिल्कुल स्वतंत्रता, लेकिन संस्कृति को हम अपनी भूलते जा रहे हैं। तो यही महात्मा गांधी के कहने का तात्पर्य था कि पश्चिमी सभ्यता के अभी एक स्कूल वाला सिस्टम कहाँ पे चल रहा था, स्कूल वाला सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। आज भी हम देखते हैं कि कई स्कूल्स के अंदर जो है पैंट शर्ट पहन के जाते हैं बच्चे, गर्ल्स जो है स्कर्ट पहनती हैं, पैंट भी पहनती है। लेकिन कुछ स्कूल्स हमें देखते हैं, सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वहाँ पर लड़कियाँ सलवार सूट पहनकर जाती हैं, है ना, 2 चोटियाँ बनाकर जाती हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर ये क्यों आ रही है, ये आ रही है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो अंग्रेजों के बताए हुए नियमों की तरफ चल रहे हैं, जिससे क्या वेस्टर्न कल्चर को प्रोत्साहन मिल रहा है, कोई भारतीय कल्चर को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है स्कर्ट और ये पैंट पहनना। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है आज के समाज की। हम ये देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हो, हम ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने ही होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले महात्मा गांधी ने कह दी थी, तो वो एक दूरदर्शी थे, अपने कह सकते हैं कि दूरदर्शी थे, उन्होंने ये सब चीज़ें पहले ही देख ली थी। उनको पता चल गया था कि अगर पश्चिमी के प्रभाव में यहाँ के लोग आएंगे तो वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा कि हमारी भी संस्कृति है, हमारा, वो अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा, ये जो शिक्षा है इसके अंदर जहर भरा हुआ है, पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम में अभिभूत, पश्चिम में आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करना, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगेंगे। अगर यहाँ के लोग
पश्चिम चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि वाह भाई, ये तो अंग्रेज तो सही कर रहे हैं, है ना, सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई वो उस तरीके से जाएगा, है ना, उनको पढ़ाई उपनिवेशवाद जाएगा, उनको पढ़ाया ही जाएगा कि ये सिस्टम यहाँ पर तो था नहीं, उद्योगीकरण था नहीं, हम तो यहाँ पे उद्योगीकरण करने आए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि अंग्रेजों का तो शासन बिल्कुल ठीक था, वो ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगेंगे। महात्मा गांधी कैसे शिक्षा चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित किया जाए, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का भाव। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वो शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार भी किया था, यह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। वो कह रहे थे कि हम अंग्रेजों को बताएं कि अब हम गुलाम नहीं रहे हैं, गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी गई शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, क्योंकि लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज सीखने की चक्कर के अंदर हम अपनी मातृभाषा को भूल जाए, है ना। इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये बात नहीं, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानी, जितनी भी लैंग्वेज है हमें सीखनी चाहिए, लेकिन जो अपनी जड़ है उसे नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो हिंदी कैसे भूल सकें? इंग्लिश के चक्कर में अगर हिंदी भूल जाएंगे तो वो कैसे ठीक लगेगा? अब देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इंग्लिश सीख जाते हैं और वो घर पे आके इंग्लिश झाड़ने लग जाते हैं, है ना। वो इंग्लिश क्यों झाड़ रहे हो आप? अब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बोलिए, किसने रोका है? किसने रोका है? आप उन लोगों के सामने अंग्रेजी बोल के दिखा रहे हो जिन लोगों को अंग्रेजी का पता ही नहीं है कैसे बोलनी है ना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो ऐसा करते हैं, तो रहा नहीं जाता। मैं भी इंग्लिश बोल पाती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर क्यों बोले, है ना। तो वही बात है कि जो, हाँ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में भर दी है, क्लियर है। अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया है और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, तो ये सब चीजें दिखती है। उनके राय में विदेशी भाषा बोलने वाले संस्कृति से घृणा करते हैं। अब देखो जो बाहर की लैंग्वेज बोलते हैं वो कहेंगे क्या तेरे को हिंदी आती है बोलनी, क्या है हिंदी तो हर एक कोई बोलेगा। वो खुद की लैंग्वेज से क्या करते हैं, घृणा करने लग जाते हैं, है ना। खुद की संस्कृति से घृणा करने लग जाते हैं। जो जींस पहनते हैं उनको सलवार सूट पसंद नहीं होंगे, है ना, उनको घाघरा या पजामा कुर्ता पसंद नहीं होगा। वो क्या करेंगे, खुद की संस्कृति से घृणा करेंगे, जो यूरोपीय कल्चर को एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो ये बात महात्मा गांधी की थी, महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई थी। महात्मा गांधी का कहना चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। सिर्फ पढ़े लिखो रट्टा मारी जाओ, ठीक है, और कुछ आप मौखिक ज्ञान ना प्राप्त कर पाओ। उनके पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। लेकिन देखो पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन जो चीजें हम अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, व्यवहार से सीख सकते हैं, वो चीज हम किताबों से नहीं सीख सकते। ये चीजें हम सब जानते हैं। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होती है, ठीक है। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा क्या होती है, जो जिसके अंदर हुनर हो, टैलेंट हो, उसे हम शिक्षा कह सकते हैं, ठीक है। विभिन्न चीजें कैसे काम करती है, उनका मस्तिष्क और समझने में क्षमता हो, दोनों ही विकसित हो, शरीर और, ठीक है, उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे, उसे हम शिक्षा कहेंगे, ठीक है। आई होप आप ये पूरा पॉइंट समझे होंगे। ये पूरी की पूरी जो लाइंस थी ये महात्मा गांधी के विचारों से भरी हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कितने महान विचारों वाले थे जो इतने समय बाद में होने वाले परिवर्तनों को उस वक्त देख पाए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अलग हो, ठीक है। अब बात करते हैं टैगोर का शांति निकेतन। तो टैगोर के शांति निकेतन के बारे में हम जानेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी, 1901 में, ठीक है। टैगोर जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने से वो चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल जो था वो दमनकारी लगता था कि ये सब क्या है, हमें दबा रहे हैं। टैगोर को लगता था मानो स्कूल नहीं है, जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे।
जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को प्रभावित किया। ये अनुभव जो अभी महात्मा गांधी कह रहे थे ना कि हम किताबों से नहीं सीख पाएंगे, जो अनुभव से सीख पाएंगे, है ना। तो टैगोर के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में उनके विचारों को बदल दिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का जो समय होता है वो अपने आप में सीखने का टाइम होता है ना, अपने आप सीखते हैं वहाँ पे बच्चे। लेकिन अगर हम उन्हें बांधेंगे कि यही चीज़ आपको सीखनी है, ए से जेड तक कवर करो, ऐसे गे तक कवर करो, 1 to 100 काउंटिंग कवर करो, तो ये क्या हो जाएगा, बंध जाएंगे, है ना, उसी चीज़ में बंध जाएंगे। वो अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे जिसके अंदर वो टैलेंटेड है ना। टैगोर को लगता था कि क्लियर ना, अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा जो व्यवस्था थी उसके कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील होने चाहिए, बच्चों को समझाते हो, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर यूँ नहीं कि किताब आज चैप्टर पूरा करवाना है, बर्डन है, चैप्टर पूरा करवाना है, सिलेबस पूरा करवाना है, बस साल के अंदर 3 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करवाना है, फिर टेस्ट रिवीजन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए कि बच्चे के अंदर शिक्षक इस तरीके से पढ़ाए कि हाँ, कि हुआ क्या था उस वक्त, क्या चल रहा था, एक्चुअल में बातें क्या थी, क्यों हो रहा था ऐसे। ये अगर जब चीज़ें ये सारी दिमाग के अंदर आएंगे ना, जब इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसे बच्चा खुद कहेगा कि हाँ रियली ये बात थी। और वो क्या है, अगर इंटरेस्ट से पढ़ेगा उसकी खुद की सोचने की क्षमता बेहतर होगी, ठीक है ना। जैसे कि अब ये जो किताब है NCERT, इसके अंदर यही तो कोशिश की गई है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो, बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित हो, वो अलग अलग तरीके से सोच पाए, ठीक है। तो टैगोर का मानना क्या था, टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल जो है वो बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के स्वाभाविक गुण को मार देते हैं, है ना। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहन दिया जा सकता है, ठीक है, सृजनात्मक शिक्षा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर तक एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी हुई लगी, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, शांति निकेतन, ठीक है, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन फर्क भी था दोनों के बीच में। जो गांधी जी थे वो कह रहे थे कि पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी का उपासना के कट्टर आलोचक थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय के अंदर, है ना, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता, मशीनों के बिना काम नहीं चल सकता, हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, हमें उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो किताबी ना हो, ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे, मान लीजिए अपने छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ऑटो ड्राइवर से, ठीक है, एक ऑटो ड्राइवर है, उसने ऑटो चलाना सीखा, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो ऑटो के हर एक पुर्जे को अच्छे से जानता है, वो जानता है कि ये पुर्जा किस तरीके से काम करते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि उसका दिमाग रचनाशील है, ठीक है, उसका दिमाग रचनाशील है, सृजनात्मक है। अगर हम कहेंगे कि हमें तो ऑटो चलाना ही नहीं है, हमें तो तांगा गाड़ी चलानी है, तो इससे क्या होगा, है ना, वो उतना विकसित नहीं हो पाएंगे। आई होप आप ये पूरा पॉइंट समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी थे वो मशीनों के और प्रौद्योगिकी की उपासना के आलोचक थे, लेकिन टैगोर कहते थे कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को मिश्रण कर लेना चाहिए, ठीक है। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो ये देखिए, ये जो कला है, संगीत है, नृत्य, ये भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विज्ञान में हम बहुत पीछे थे, चरक जैसे महान जो वैज्ञानिक है वो हमारे भारत के अंदर ही जन्म लिया, उन्होंने भारतीय विज्ञान को काफ़ी आगे लेके गए थे वो। तो चरक के बारे में हम एक बायोग्राफी ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी थी, लेकिन जो नई थोड़ा बहुत चेंजेस जो आ रहा था उसको भी हमें कवर कर लेना चाहिए, ये कहना चाहते थे टैगोर।
इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में चेंजेस चाहते थे, कुछ कहते थे कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग थे जो एक अलग व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद में भी जारी रही। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये हम पढ़ने वालों के साथ में काफ़ी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से हम चेंजेस चाहते हैं वैसे चेंजेस हम कवर कर पा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो कोशिश करेंगे कि सृजनात्मक अध्ययन करें, इस वीडियो से यही शिक्षा लेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।